पार्थिव अंश which was taught by our sir. सो पार्थिव अंश में हमने देखा था कि पार्थिव अंश के पार्ट कौन कौन से हैं बॉडी में, जैसे उसके गुण कैसे होते हैं, तो स्थूल होता है, स्थिर होता है, गुरु होता है। और आज हम देखेंगे आप्य अंश। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर नेक्स्ट। एक मिनट, मेरा ये जरा अटक गया है। माई प्रॉब्लम। The kapha pitta drava gun one among the one gun among the sorry जो एक गुण है पित्त का द्रव गुण, वो भी मतलब जल महाभूत का ही होगा, तो पित्त भी होगा हमारी बॉडी में जल महाभूत का। फिर मूत्र, स्वेद, this all contain jal mahabhut. Now again rasa is given, so here the rasa is that artha, that is rasa asvadyate iti rasah, that which is perceived by the rasendriya jihva. So बस हो गया सर, थैंक यू। Okay, so that was a wonderful presentation, and she has detailed quite a bit from the rasa aspect. Now, I would like to mention a few more things here before the presentation ends. That is, why rasa is the artha of jala, because if you see, आपका मुंह हमेशा moist रहता है, there is constant saliva flowing, और अगर moistness नहीं हो, तो you will not be able to feel the taste of a substance. So that is why जल ये है, ये रस की उत्पत्ति और रस के व्यक्ति के लिए जरूरी है, इसीलिए रस जो है वो जलीय अंश है, जल महाभूत का एक अंश माना गया है। दूसरा, शी इज ऑल्सो एक्सप्लेन दैट मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स इन द बॉडी और दोज हु आर स्लाइमी, स्टिकी या द्रव गुण ज्यादा होने वाले जितने भी चीजें हैं, जैसे पित्त है, रक्त है, रस है, तो ये सब चीजें जो हैं ये जलीय अंश में आती हैं। अब जलीय अंश का इम्पोर्टेंस क्या है? तो जैसे पार्थिव में मैंने बताया था कि पार्थिव अंश जो है वो पृथ्वी महाभूत वाले द्रव्य देने से पार्थिव अंश शरीर का बढ़ जाता है। जैसे मांस पार्थिव अंश है और मांस खाने से मांस बढ़ जाता है, तो पार्थिव चीजों को देने से पार्थिव चीजें शरीर में बढ़ जाती है। सो दिस इज ऑल इज व्हाट इज बेसिक अबाउट पार्थिव अंश। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है सना से तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक, एंड मतलब तुमने खाना खा लिया क्या, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। दे शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक। If anybody wants to ask any questions, kindly raise their hands and you can ask. अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब सना ने बहुत अच्छा काम किया है। So we move to the next participant. The next participant is Bhavik. Bhavik, अपने आप को unmute कर लो. I am muting you, Sana. Hello, okay. sir. Yeah. So Bhavik has done a presentation on शरीर संख्या शरीर अध्याय, and the presentation is about हेलो। सबसे पहले कि आगे के अध्याय में अग्नेय भाव, आगे के अध्याय में अग्नेय भाव मैं माइक पास करूंगा भाभी, डोंट वरी। तो now let us see, he has made some very good presentation. I specifically liked the background which he's put. So over to you Bhavik. हेलो। तो सबसे पहले आगे के अध्याय में जैसे हमने देखा था, जैसे लोक पुरुष का वर्णन किया गया था उसमें, कि लोक और पुरुष यानी कि जो सृष्टि में है और जो पुरुष में है वो सिमिलर जो थिंग्स है, ये जो भाव बताए गए हैं उनका वर्णन किया है, जिसमें पार्थिव भाव, आग्नेय भाव, फिर आप्य और पंच महाभूत और एक
आत्मज भाव का वर्णन किया गया है। सर नेक्स्ट स्लाइड। टोटल 6 भाव जो बताया गया है सिमिलर लोक में और पुरुष में जो है पृथ्वी, वायु, तेज, जल, आकाश और अव्यक्त ब्रह्म। इसमें से आग्नेय भाव देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो आग्नेय भाव, शरीर में स्थित जो आग्नेय भाव है उसमें सबसे पहले जो पित्त, यानी कि सबको पता ही है कि जो पित्त और अग्नि का जो रिलेशन है दिखाया गया है। और दूसरा है उष्मा जो उत्पन्न होती है अग्नि की वजह से, तो शरीर में स्थित है, वो एक आग्नेय भाव है। तीसरा जो कांति, जो वर्ण होता है, यानी कि जो देखते हैं पित्त में जो रंजक पित्त है वो उसी की वजह से जो वर्ण होता है, तो वो भी एक आग्नेय भाव है जो शरीर में स्थित है। और चौथा रूप, रूप भी एक आग्नेय भाव जो शरीर में। और सभी इंद्रिय जैसे महाभूत हर एक का प्रोमिनेंट इंद्रिय का होता है, वैसे चक्षु इंद्रिय जो शरीर में स्थित आग्नेय भाव है। जैसे जल महाभूत में दिखाया रसेंद्रिय, फिर आग्नेय महाभूत में ये स्पर्शन इंद्रिय, दर्शन इंद्रिय दिखाया गया है। तो ये टोटल 5 जो आग्नेय भाव है शरीर में स्थित। ओके ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ। एक मतलब चक्षुरेंद्रिय को अग्नेय इसलिए बताया, अगर आपको चक्षुरेंद्रिय का जब आप वर्णन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि चक्षुरेंद्रिय अग्नेय होता है और सबसे ज्यादा तकलीफ भी या सबसे ज्यादा उसका नुकसान भी अग्नि से ही होता है। तो जैसे लोखंड का कुल्हाड़ी होता है और वो कुल्हाड़ी लोखंड पे मारेंगे तो लोखंड कट जाता है, वैसे ही शरीर में जो चक्षु है वो अग्नेय भाव है और अग्नि से ही उसका नुकसान होता है। इसीलिए चक्षुरेंद्रियों को अग्नि से बचाने का विधान है। जब हमने स्वेद पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तब स्वेदन में सबसे मेन चक्षुरेंद्रियों को स्वेदन में कवर करने के लिए बोला है। क्यों बोला है? या तो गीले कपड़े से या गीले कॉटन से या उस पे कोई ठंडी चीज रखकर, क्योंकि भले चक्षुरेंद्रिय अग्नेय है फिर भी अग्नि से ही उसको नुकसान पहुंचता है। और इसीलिए सूर्य की तरफ नहीं देखना या ज्यादा ज्वाला, या हम अपने नॉर्मल कोर्स में कहते हैं कि वेल्डिंग करते हैं तो नहीं देखना चाहिए। तो उसका कारण यह है कि अग्नि से ही उत्पत्ति और अग्नि से ही विनाश, ये अग्नेय इंद्रिय है। अब अग्नेय भाव के बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहता हूँ। अग्नि जो है ये बाहर तो हमको दिखती है, बाहर हम उसको फील कर सकते हैं। शरीर में हमको अग्नि नहीं दिखती। शरीर में हम मूवमेंट से बात ये कर सकते हैं, लेकिन शरीर में हमको अग्नि नहीं दिखती। तो इसमें बेसिस ये है कि जैसे अग्नि बाहर, शरीर के बाहर, शरीर अलग अलग चीजों के ट्रांसफॉर्मेशन में काम करती है, वैसे ही शरीर में जो उष्मा है या पित्त है वो चीजों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम करता है। डीएनए जब हम लैब में बनाते हैं तो हमको 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, whereas when we make a DNA in the lab we require 30,000 degrees centigrade of heat, but that same DNA is made in our body at 37 degrees centigrade. Same DNA is made in our body at 37 degrees centigrade. तो दिस इज व्हाट कोरिलेट्स विद अग्नि। जैसे बाहर अग्नि की जरूरत है वही डीएनए बनाने के लिए शरीर में भी अग्नि की जरूरत है। तो ऐसा कोई ना कोई भाव शरीर में जरूर है जो अग्नि के जैसा काम करता है, कन्वर्जन करता है, बट एट द सेम टाइम जिसमें गर्मी नहीं रहती ज्यादा, जिसमें ज्यादा गर्मी नहीं रहती, तो उस भाव को उन्होंने पित्त का संबोधन किया है। और पित्त ये द्रव गुण वाला है। द्रव गुण की वजह से क्या हो जाता है, उष्मा ज्यादा नहीं होता, लेकिन कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जन अग्नि के जैसी आती है। कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जन comes as Agni. What is Pitta? Pitta is the different types of enzymes in the body. All these enzymes are Dravaguni, liquid, plus at the same time cause of
exchange or cause of transformation in your body. तो भाविक, वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड वंडरफुल बैकग्राउंड, जहां से भी लिया है ये बैकग्राउंड में चुराने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट कम्स हिमानी, रोल नंबर 6. Yes, sir. Himani, kindly unmute yourself. Yes, sir. Himani, unmute yourself and we go to Himani's presentation. वमन के अतियोग के लक्षण, वमन के अतियोग के Yes. लक्षण. Himani, you can start. She has done this presentation on mobile, right? No, sir. अरे edit with WPS ऑफिस आया है, वो तो सर लैपटॉप में से लिया है ना, पीडीएफ बना के लिया है. ओके, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मोबाइल पे बनाया हुआ. एनीवे, सो इवन इफ यू हैड मेड दिस ऑन मोबाइल पे भी प्रेजेंटेशन बनाने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं. तो लैपटॉप नहीं है या पीसी नहीं है ये रीजन नहीं होना चाहिए, हर एक के पास मोबाइल है. तो एनी नेक्स्ट टाइम भी जिनको नंबर दिए हैं वो सब इसके मोबाइल पे आप बना सकते हैं. सो ओवर टू यू हिमानी. यस. वमन के अतियोग के लक्षण बहुत सिंपल टॉपिक है, बिकॉज विरेचन के अतियोग के लक्षण के समान ही है, पर वो नहीं हुआ तो मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा. इसलिए मैंने बोला था तुमको हिमानी की सेम कंटिन्यू करो, क्योंकि मैंने सरनेम देख लिया था, चौधरी. ये तुम्हारे पहले वाले का. ओके, बोलो. वमने अधिकृते लिंगानि एतानि एव भवन्ति ही. मतलब वमन के जो अतियोग के लक्षण है वो सेम विरेचन के अतियोग के लक्षण के समान है, पर कुछ डिफरेंस है उसमें. जैसे फर्स्ट एलिमिनेशन कफ का होना चाहिए, फिर वमन जो है वो पित्तांत वमन हो तो वो सम्यक वमन का लक्षण होता है. फिर जो डिफरेंस है उसमें ज्यादा विरेचन के अतियोग में जो पेन होगा वो पेट के स्टमक के और उसके नीचे के रीजन में ज्यादा होगा, वेरेज वमन के अतियोग में चेस्ट रीजन मतलब चेस्ट रीजन में ज्यादा पेन होगा, कटी से ज्यादा उसमें पेन, क्योंकि वात की ऊर्ध्व गति होती है. और एक्स्ट्रा में अरुचि दौड़, और फिर वाटर एलिमिनेशन ज्यादा होता है तो उसकी वजह से तृष्णा होती है और फिर मूर्छा भी दिखती है. नेक्स्ट स्लाइड सर. After stomach elimination, there is elimination of रक्त, which is मेद, मांस एंड धातु युक्त स्निग्ध. मतलब जो अतियोग होगा उससे सारे पित्त, कफ, वात सबके एलिमिनेशन के बाद लास्ट में रक्त का एलिमिनेशन होता है, जो मेद और मांस युक्त स्निग्ध होता है, चिकना होता है वो. रक्त और वाटर एक्सक्रीटिंग आउट इज इधर शोणित और कृष्ण वर्ण युक्त. मतलब जो रक्त बाहर निकलेगा वो डार्क रेड, ब्रिक और फिर ब्लैक कलर का होगा. और नेक्स्ट लाइन है ऊर्ध्व रोगा वात रोगाश्च वाक्ग्रहश्च अधिको भवेत्. मतलब वायु की ऊर्ध्व गति होगी तो चेस्ट रीजन में वायु भरेगा, उससे वाग्ग्रह जैसे वात रोग होते हैं, मतलब डिफिकल्टी इन स्पीच एटसेट्रा, शिरो रोग, बाकी सब वात रोग ज्यादा हो गए चेस्ट रीजन. थैंक यू. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है हिमानी को? हमारे टाइम पे सेमिनार होते थे तो हम खूब क्वेश्चन पूछते थे. एनीवे, तो बेसिकली वमन के अतियोग के लक्षण में 3-4 जो हैं वो तो कॉमन है विरेचन वाले, जैसे इंद्रिय शुद्धि, लाघव. ये जो लक्षण है ये ऑलरेडी विरेचन में आ गए हैं. हिमानी, तुमको एक्चुअली ये सब लक्षण भी बताने चाहिए थे, बिकॉज
See, when you are doing a presentation, it is always better to cover the presentation completely. हाँ, ये जरूर बात है कि अगर आपके पहले किसी ने ये बता दिए तो यू कैन स्लिप ओवर, आप वहां से भाग सकते हैं कि भाई ये तो आपने सुने हुए हैं, मैं पुनरुक्ति दोष नहीं करना चाहता. बट बिकॉज देयर वाज नोबडी हु स्पोक द टॉपिक, तो वो पहला एक स्लाइड और एक्सपेक्टेड था जो विरेचन के अतियोग के लक्षण वाला था. तो वमन में क्या होता है? वमन में द डायफ्रम एंड द स्टमक they contract with a lot of pressure and push the abdominal content, basically the contents of the stomach, upwards from the mouth. तो सडनली एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वमन के अतियोग में, योग किसको कहते हैं? योग तब कहेंगे जब पहले कफ निकलेगा फिर पित्त निकलेगा, क्योंकि कफ के नीचे पित्त का स्थान है और पित्त के नीचे वात का स्थान है. तो सबसे पहले कफ निकलेगा, उसके बाद पित्त निकलेगा. हमको वात निकालना ही नहीं है. तो पित्तांत वमन जो होता है जिसमें पित्त निकले इसका मतलब कफ पूरा निकल गया. तो पित्तांत वमन जो है वो श्रेष्ठ वमन माना गया है. और अगर उससे भी ज्यादा अगर वमन होता रहा तो फिर वात निकलता है और वात के साथ साथ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है और आर्टरीज जो है, छोटे छोटे कैपिलरीज जो है वो बर्स्ट होना चालू हो जाता है. जब वो बर्स्ट होती है तो रक्त आना चालू हो जाता है वमन में. तो ऐसे टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप दैट वमन. ऑफ कोर्स वमन के अतियोग की चिकित्सा जो है वो चरक के सिद्धि स्थान में बताइए, ज्यादा चरक के कल्प स्थान में ज्यादा डिटेल में बताइए, कल्प और सिद्धि स्थान में. तो बेसिकली वहां से, लेकिन इट इज वेरी, विरेचन किसी को 10 के जगह पर 12 हो गए, 14 हो गए तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. लेकिन अगर वमन नहीं रुक रहा है तो डोंट इवन फॉरगेट टू यूज एलोपैथी या डोंट फॉरगेट टू रेफर हिम इमीडिएटली, क्योंकि वमन के अतियोग में मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर्ड विथ विरेचन अतियोग, और सबसे कम बस्ती के मिथ्या योग में मृत्यु होने के चांसेस होते हैं. हम यूजुअली सोचते हैं कि बस्ती में क्या होने वाला है, डालने का, पुश करने का, बस खत्म. बट दैट इज नॉट द केस. अगर वेगल रिफ्लेक्स आ गया तो पेशेंट कैन गो इनटू कोमा. ऑफ कोर्स बहुत ही रेयर है, क्योंकि पहले जमाने में तो वो मेटल का डालते थे गुद भाग में. आज के जमाने में हम हल्का सा कैथेटर डालते हैं. सो इट इज वेरी वेरी सेफ नाउअडेज. बट अगर किसी को वेगल रिफ्लेक्स आ गया तो बस्ती में भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है. द ओनली एरिया वेयर हॉस्पिटलाइजेशन में नॉट बी रिक्वायर्ड इज रक्त मोक्षण के अतियोग में चिकित्सा. उसका रीजन ये है कि रक्त मोक्षण में यूजुअली बॉडी जो है वो खुद ही रक्त रोकने का काम करता है. तो अगर आपको किसी का रक्त मोक्षण करवाना है तो, और रेगुलरली करवाना है, बहुत सारा करवाना है, तो इफ ही इज अ चाइल्ड, इफ ही इज एन एडल्ट एंड इफ शी इज अ फीमेल तो इतना कोई टेंशन लेने का बात नहीं है. लेकिन इफ ही इज अ चाइल्ड और अगर पहले कभी ये नहीं है तो दो चीजें जरूर से पूछ लीजिए. एक, आस्क इसको जब लगा था कभी तो इसका खून रुका था क्या, वेदर क्लॉटिंग हैड हैपेंड इमीडिएटली और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सेकेंड, यू हैव टू आस्क कभी इसका हीमोफीलिया का टेस्ट किया है क्या. हीमोफीलिया इज अ डिसऑर्डर इन विच क्लॉटिंग डजंट हैपन. It is a platelet and RBC disorder in which clotting doesn't happen. और हीमोफीलिया में क्या हो जाता है कि एक बार खून आना चालू हो गया तो आते ही रहता है, जमता बहुत लेट है. तो रक्त मोक्षण में सिर्फ ये दो ही सवाल पूछने हैं, बाकी कुछ डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी हैज अ नॉर्मल टेंडेंसी टू स्टॉप ब्लड विच इज कमिंग आउट. ठीक है. सो वेरी गुड हिमानी. हितेश, यू आर नेक्स्ट. अगली बार से, हाँ, ओके, यू कैन म्यूट योर सेल्फ. हितेश आप अनम्यूट कर लो खुद को. हितेश यू आर नेक्स्ट. अच्छा, हितेश इस बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अगली बार टाइम पे भेजना. ओके ओके सर. ठीक है. तो ओवर टू यू हितेश. अध्याय का चिकित्सा प्रभुतियाँ, और हम इस अध्याय में पढ़ेंगे संशोधन के बाद आहार और विहार.
तो संशोधन के बाद हमारी बॉडी है वो जो वीक हो जाती है, इसलिए हमें उसे आहार और विहार में क्या क्या करना चाहिए वो देखेंगे। संशोधन में हम वमन और विरेचन के बाद हमारी जो बॉडी है वो वीक हो जाती है, इसलिए हम आहार में, नेक्स्ट स्लाइड, घृत, मांस, मांस रस, मिल्क और भ्रूण द्रव्य और जो हमारे हृदय के लिए अच्छे वो द्रव्य हम लेंगे। और विहार में अभ्यंग, स्नान, नीरू एंड अनुवासन बस्ती, उद्वर्तन मीन्स हम पाउडर मालिश करेंगे और ज्यादा धूप वाली जगह पे नहीं जाएंगे एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे एंड ज्यादा पवन चलता उस जगह पे नहीं जाएंगे। हो गया हितेश? हाँ सर। अच्छा, इसमें तो तुमने संसर्जन क्रम बताया ही नहीं। नहीं सर। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है हितेश को? पूछ लो, खुन्नस निकालने का एकदम आइडियल टाइम है। नहीं? ओके। अच्छा, यहाँ पर 3 चीजें बताना जरूरी था। एक, मतलब जब भी हम कोई पंचकर्म करते हैं तो पंचकर्म में हम पहले तो क्या करते हैं, बहुत सारा स्निग्ध दवा दे दे के अग्नि को बढ़ा देते हैं। अग्नि को हम बढ़ा देते हैं। अगर ये मीटिंग खत्म हो जाएगा तो 2 या 3 और बाकी हैं। मैं ये मीटिंग के खत्म होते होते चैट बॉक्स में ये डाल दूंगी या फिर मैं 2 मिनट दे दूंगा अटेंडेंस के लिए, कोई ज्यादा टेंशन वाला चीज है। बिकॉज वी हैव 2 लेक्चर्स और मैं तो लेक्चर लेने वाला नहीं, अगर खत्म हो गया तो आप जल्दी छूट जाओगे। तो संसर्जन क्रम में हम पहले क्या करते हैं, दोषों को पतला करने के लिए स्वेदन देते हैं। स्वेदन देने के बाद दोष पतले हो जाते हैं। कोई भी चीज को जब आप गर्म करो तो वो लिक्विड हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो दोष पतले हो जाते हैं। पतले होके फिर उनका स्यंदन या फ्लोइंग करने के लिए हम स्नेहपान करवाते हैं। स्नेहपान से क्या होता है, जैसे हम किसी जो स्क्रू नहीं निकल रहा है, तो स्क्रू नहीं निकल रहा है तो उसमें 1 ड्रॉप ऑयल डाल देते हैं ताकि उसमें घूमे ठीक तरह से, स्मूथनेस आ जाए। तो सबसे पहले संसर्जन क्रम, मतलब शोधन के पहले हम 2 चीजें करते हैं, एक तो स्वेदन और स्नेहन। इससे क्या हो जाता है, जो दोष जो है वो कोष्ठ की तरफ आ जाते हैं। जो शाखा में गए हुए दोष हैं वो कोष्ठ की तरफ आ जाते हैं, बिकॉज उनका स्यंदन हो जाता है। स्यंदन इज फ्लो टुवर्ड्स द कोष्ठ। अब जब दोष कोष्ठ में आ जाए तो फिर हम संशोधन में उनको बढ़ा देते हैं। यहाँ पर जब मैं दोष कहता हूं तो दिस ओनली मीन्स कफ एंड पित्त। This only means kapha and pitta. The reason because वात ये substantiative दोष नहीं है। वात is a physiological दोष. It is not a substantiative दोष. Substance नहीं है वात. वात is a force. तो कफ और पित्त कोष्ठ में आ जाते हैं। अब कफ और पित्त कोष्ठ में आ जाते हैं तो कोष्ठ में भी कोई लीन दोष होते हैं। लीन मतलब चिपके हुए। लीन मतलब चिपके हुए। ऐसे बच्चे जो बैक बेंच पे बैठ के कमेंट पास करते हैं लेकिन जो दिखते नहीं, तो लीन दोष, लीन मतलब कोष्ठ में चिपके हुए। तो ये जो लीन दोष हैं इनको बढ़ाने के लिए हम संशोधन के पहले अच्छा खाना देते हैं ताकि कोष्ठ में जो लीन दोष है वो बढ़ जाए। जैसे पानी पूरी, इडली, जो दोष प्रकोपक आहार है वो देते हैं ताकि उसका जब पचन हो रहा हो तो दोष वृद्ध हो जाए और ये लीन दोष भी उनमें ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो लीन दोष और ये जो कोष्ठ में शाखा से आए हुए दोष हैं वो एक साथ आ गए। उसके बाद हम वमन की दवाई देते हैं। उसके बाद हम वमन की दवाई देते हैं या विरेचन की दवाई देते हैं। वमन की दवाई और विरेचन की दवाई के साथ योग्य अनुपान देते हैं और एक झटके से
मतलब जैसे वो हम बचपन में एक गेम खेलते थे कि दो लोग आते हैं, बीच में रुमाल होता है और वो रुमाल के गोल 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 घूमते हैं और अचानक से एक रुमाल उठा के ले जाता है। तो वैसे एक झटके से बेचारे वो सब दोषों का जो समूह है उसको या तो मुंह से अगर कफ दोष प्रधान हो तो, या तो गुद से अगर पित्त दोष प्रधान हो तो, एक ही झटके से धक्का मार देते हैं। तो ये धक्का मारने की वजह से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हिल जाता है, अचानक से इसमें चला जाता है, इट गोज इनटू डिप्रेशन। डिप्रेशन में इसलिए चला जाता है, यार कल तो अच्छा खाना खिलाया, आज तो अचानक से थप्पड़ मार दिया, क्या लफड़ा होगा। तो इस वजह से द एंजाइम सिक्रीशन becomes lesser. The enzyme secretion becomes lesser because the digestive system goes into a state of shock. Into a state of shock. Depression नहीं बोलते, shock. तो सबसे पहले हमको ये शॉक को दूर करना है, तो इसीलिए हमको सबसे पहले संसर्जन क्रम करना पड़ता है। संसर्जन क्रम में क्या करते हैं कि सबसे कम पचने के लिए क्या लगता है भाई, पानी पच जाता है, पानी को किसी चीज में पचने की अपेक्षा नहीं। तो संसर्जन क्रम में हम मंड, पेया, विलेपी, अकृतयुष, कृतयुष और मांसरस ऐसे धीरे धीरे एक एक अन्न काल बढ़ाते जाते हैं। अगर एक मतलब लघु शुद्धि हुई है तो एक एक अन्न काल दिया जाता है। अन्न काल मतलब दिन में 2 अन्न काल होते हैं, एक लंच एक डिनर। तो एक एक अन्न काल मतलब पहले अन्न काल में हम मंड देंगे, दूसरे अन्न काल में हम विलेपी देंगे, पेया देंगे, तीसरे अन्न काल में हम विलेपी देंगे, चौथे अन्न काल में हम अकृत युष देंगे। अकृत मतलब ऐसा सूप जिसमें तड़का नहीं डाला हुआ, या ऐसी दाल जिसमें तड़का नहीं डाला हुआ। फिर 5वें अन्न काल में हम कृतयुष देंगे, मतलब जिसमें तड़का डाला हुआ है, और 6वें अन्न काल में हम मांसरस देंगे। तो एक एक अन्न काल जो है ये बढ़ता जाता है। ये बढ़ाने का रीजन क्या है? ये बढ़ाने का रीजन ये है कि मंड, पेया और विलेपी ये तीनों चीज जो हैं इसमें चावल ही होता है, होता तो चावल ही है, चावल और पानी, ठीक है। लेकिन मंड में चावल की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा ज्यादा। पेया में चावल की मात्रा और बढ़ जाती है और पानी की मात्रा कम हो जाती है। और विलेपी में चावल और पानी नियरली इक्वल या थोड़ा बहुत सिमिलर आ जाता है। फिर यूश, यूश मतलब दाल, तो दाल देना चालू करते हैं, पहले बिन तड़के की, फिर तड़के की, और फिर मांसरस, और फिर रेगुलर भोजन। मांसरस जिसने पचा लिया, मांस पचने में लघु है, लेकिन मांस रस में जो मसाले डालने हैं या फिर जो खोपरा या और कुछ डाला जाता है वो पचने में भारी होता है। तो जिसने मांसरस पचा लिया उसका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल हो गया, ये पकड़ के हम बाद में उसको रेगुलर अन्न में ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये रेगुलर अन्न में ट्रांसफर करने के समय ये झटका लगने की वजह से वात बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ धक्का कौन मारता है? वात मारता है। तो वात को पंचकर्म में बढ़ाते हैं, वात को पंचकर्म में बढ़ाते हैं, बट दैट इज अ कंट्रोल्ड राइज, बट इट कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम, इट कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसीलिए पंचकर्म के बाद वात कम करने की अलग अलग प्रोसीजर्स दी जाती है, जिसमें से एक जो है जो स्निग्ध पदार्थ है, जैसे घृत है या मांस, बल देने वाला, वात बढ़ जाएगा तो बल कम हो जाता है, तो मांस रस। उसके बाद दूध, स्पेसिफिकली गाय का दूध जो पचने में हल्का है और बल देने वाला है। अलग अलग प्रकार के ब्रहण द्रव्य जैसे उड़द है या अंडा है, तो जो ब्रहण करने वाले द्रव्य हैं वो देते हैं, या मीठे द्रव्य दे सकते हैं। अब ये द्रव्य क्यों देते हैं? क्योंकि बल जो कम हो गया है, कभी वमन या विरेचन अगर आपने करके देखा तो जो बल कम हो जाता है वो बल कम करने के लिए, बल को वापस लाने के लिए ब्रूहण द्रव्य देते हैं। और गुड फॉर हृदय नहीं है, वो हृदय द्रव्य है, हृदय द्रव्य। हृदय मतलब मनोनुकूल या मेरे हृदय को जो पसंद आए वो।
तो मनोनुकूल द्रव्य देते हैं। क्यों देते हैं भाई? मुझे अगर आपने मेथी की भाजी में बल है लेकिन मेथी की भाजी मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्यों खाऊंगा? मैं खाऊंगा नहीं तो मेरा जो बल है उतना ही रहेगा, बिकॉज मैंने न्यूट्रिशियस फूड खाया नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है 52 पार्टिसिपेंट्स हैं। चैट बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूं, आप लोग अगली बार में अटेंडेंस लगा के मीटिंग ज्वाइन कर लेना। ओके।